मोदी सरकार को आज 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कह रही है कि मोदी युग में देश की तस्वीर ही बदल गई है। बीजेपी आर्टिकल 370, सीए, ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण जैसी तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए आंकड़ों का हवाला दे रही है, तो कांग्रेस इन तमाम दावों को कह रही है जुमला और कह रही है कि आंकड़े किताबी बातें हैं। इन सबके बीच पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 3 बार मात देने पर भी सियासत जारी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। जैसे कांग्रेस राज में कभी नेहरू और इंदिरा का युग कहा जाता था, ऐसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी युग में नए भारत ने तरक्की की इबारत लिखी। इसीलिए भारत दोबारा विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है, वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार ने बड़ी लकीर खींच दी। हमारी तीनों सेनाओं के शौर्य से पाकिस्तान घुटनों पर आया। लेकिन खास बात है कि मोदी सरकार जनता को ये भी बता रही है कि इस ऑपरेशन के लिए सेनाओं को सरकार ने खुली छूट दी थी। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी, सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विस्तार से बताया कि सरकार ने सीए, महिला आरक्षण, ट्रिपल तलाक, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे 11 साल में क्या क्या कमाल किए। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी की उपलब्धियों से इत्तेफाक नहीं रखती। इसीलिए कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की अपनी शैली में व्याख्या की। मोदी है तो मुमकिन जैसा है, मोदी है तो मुश्किल भी है, क्योंकि हमारा देश की हालत क्या है, हिंदुस्तान के आम लोग भली बात ये जानकारी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर भेजे थे, वो भारत लौट चुके हैं। इस डेलीगेशन का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का सच पूरी दुनिया को बताने के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करना। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी धरती पर विपक्ष के सांसदों ने भी मोदी सरकार और सेना की जय जयकार की, जो उनकी ही पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी थी। The first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. I have come here to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India. हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान हैं, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं। India is looking towards a free trade agreement. We are looking at trade, we are looking at economy, we are looking at commerce, while they are looking at free terrorist arrangement. लेकिन कांग्रेस अभी भी सीज फायर के ऐलान को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, और अब ये बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं।
सवाल है कि जब मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को भी विदेशी जमीन पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो फिर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की मंशा पर अभी भी सवाल क्यों उठा रहा है? आज तक ब्यूरो। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। हाईकोर्ट को दोपहर में एक ईमेल मिला, जिसके बाद हड़कंप मचा। हाईकोर्ट की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईकोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच पड़ताल शुरू की गई। हालांकि हाईकोर्ट या उसके आसपास के इलाके में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद हाईकोर्ट में मचा हड़कंप। कोर्ट परिसर को खाली कराकर की गई जांच पड़ताल। गुजरात हाईकोर्ट को सोमवार दोपहर करीब 1 बजे बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी वाला ईमेल मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर में दहशत फैल गई। ऐसे में कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया और सभी गेट सील करके चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट को करीबन 12:30 से 1 बजे के बीच में एक बॉम्ब थ्रेट मिला, जिसके बाद पुलिस यहां पे पहुंची और अब हाई कोर्ट को जो है संकुल को पूरा खाली करवाया जा रहा है। जिस तरह से बात की जाए तो सभी गाड़ियां जो हैं वो अभी बाहर निकल रही हैं। सभी गाड़ियों को यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां अंदर थी सबको बाहर निकाला जा रहा है। पूरे जो हाई कोर्ट संकुल है उसको खाली करवाया जा रहा है और जो गाड़ियां जा रही है उस गाड़ियों को जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि देखिए अभी जो है अभी प्रवेश बंदी कर दी गई है। सभी लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी अंदर जो है वो पुलिस की ओर से चेकिंग किया जा रहा है। पर जो है कोर्ट में अभी कार्रवाई रोक दी गई है। पूरी कार्रवाई जो है स्थगित हो चुकी है, क्योंकि ये जो बॉम्ब थ्रेट आया उसके बाद अब जो है कोर्ट में कोर्ट परिसर की जांच हो रही है। पुलिस और बम जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो वहां पे पहुंच चुका है और उनसे पूरी चेकिंग की जा रही है। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी किसने और क्यों दी? धमकी वाले ईमेल में क्या लिखा था, ये अभी पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है। फिलहाल हाईकोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह 11:15 आसपास गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्टर्ड मेल पे एक मेल रिसीव हुआ था, जिसमें आईडी से दोपहर के बाद कोर्ट में ब्लास्ट करने की एक गुनाही धमकी जो है वो मिली है, जिसका संज्ञान लेके नामदार हाईकोर्ट और कलेक्टर श्री अहमदाबाद और पुलिस आयुक्त की एक संयुक्त मीटिंग भी यहाँ पे हुई है, जिसके बाद अहमदाबाद शहर पुलिस की ओर से यहाँ पे टोटल 6 जितनी BDDS टीम जो है वो डिप्लॉय की गई है। एंटी सबोटेज चेकिंग जो है वो चल रहा है और साथ में मिनिमम डिस्ट्रप्शन करते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो फंक्शनिंग है वो शाम को 1:45 के बाद जो है वो स्थगित किया गया है दोपहर को, और अभी सारे प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग जुडिशियल एकेडमी उसका सर्च चल रहा है। ये धमकी झूठी हो सकती है। हालांकि पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हाल ही के कुछ महीनों में स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट समेत सार्वजनिक संस्थानों को इस तरह की धमकियां मिल रही है। अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई है। एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा हमें ध्यान नहीं आया है जिससे सुरक्षा को हानि हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे ये एक्सरसाइज चालू रहेगी और जब तक पूरा कैंपस जो है वो सैनिटाइज नहीं हो जाता तब तक अहमदाबाद पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में FIR लेने की प्रक्रिया शुरू है। हाईकोर्ट की ओर से FIR मिलते ही 16 पुलिस स्टेशन उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। इसमें साइबर क्राइम की टीम को भी शामिल होने के लिए पुलिस आयुक्त ने सूचना दी है और इस को ध्यान में रखते हुए ये मेल कहाँ से किया गया है, किसने किया गया है, इस सारे पहलू की जो है वो जांच डिटेल्स में हम लोग करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट में रोजाना हजारों वकील, जज और आम लोग आते हैं। ऐसे में धमकी वाले ईमेल ने हर किसी को डरा दिया है। फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोर्ट में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग बीच सड़क पर खुलेआम एक कारोबारी के साथ लाठी डंडों से बुरी तरह से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कमलेश नाम के इस कारोबारी से आरोपी फिरौती के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन उसने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद करीब 10 बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों के साथ चाकू से भी वार किया है, जिससे कारोबारी कमलेश बुरी तरह से घायल हो गया। गुजरात में गर्मी ने अपने प्रचंड तेवर दिखाए हुए हैं। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास है और उमस भरी हुई गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। प्री मानसून बारिश के बाद अब गुजरातियों के लिए थोड़े दिन जो है गर्मी वाले हैं। मौसम विभाग ने जो है वो पूर्वानुमान किया है कि अभी अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, पर कई जगहों पर जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। पर राहत की बात यह है कि 40 डिग्री के आसपास गर्मी रहेगी, 40 के पार नहीं जाएगी। लोग जो हैं सुबह से ही जब अपने काम के लिए निकलते हैं तो प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, पर राहत की बात यह है कि भीषण गर्मी का जो है वो पूर्वानुमान नहीं किया गया है। जिस तरह से प्री मानसून बारिश हुई थी, माना जा रहा था कि बारिश इस बार जल्दी होगी, पर जो है 20 जून के बाद ही गुजरात में बारिश का माहौल देखने को मिलता है और वही चीज़ इस बार भी देखने को मिलेगी। भीषण गर्मी से राहत जो है वो मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गर्मी का पारा जो है 42 डिग्री के पार नहीं जाएगा। ज़्यादातर शहरों में 40 डिग्री के आसपास गर्मी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अहमदाबाद में भी जो है वो कल गर्मी का पारा 40 डिग्री के आसपास था, बाकी शहरों में जो है वो 40 से नीचे था। तो जो गर्मी है पर वो उमस और उसकी वजह से जो है गर्मी ज़्यादा लग रही है। भले ही गर्मी का जो पारा है वो तापमान 40 डिग्री के पार ना जाए, पर गर्मी जो है वो ज़्यादा लग रही है और लोग जो है वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि प्री मानसून बारिश की वजह से बारिश जल्दी आ जाएगी। पर अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से बारिश जो है अपने जो नॉर्मल वक्त था, जो सामान्य समय होता है 20 जून के बाद का, तभी आने के आसार है और तब तक लोगों को जो है गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए लोग अक्सर ही ठंडे इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन अब गुजरात के नर्मदा जिले में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशालकाय मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जुट रहे हैं। पिछले एक महीने में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों की सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरी है। गर्मी की छुट्टियों में तो यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विशालकाय मूर्ति का दीदार करके काफी खुश हो रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी देश भर से आए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गर्मी की सीजन है, लेकिन सैलानियों की जो कमी यहाँ पे नहीं दिख रही है। बड़ी संख्या में सैलानी गुजरात ही नहीं लेकिन देश के अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं। भारत के कोने कोने से टूरिस्ट गर्मी की छुट्टियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आए हैं। इनसे ही हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का? एक्सीलेंट, बहुत सुंदर है और सबको आना चाहिए यहाँ घूमने के लिए। खास तौर पे गर्मी की छुट्टियों में फैमिली के साथ आए, बच्चों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को क्या क्या देखा? सारी फैसिलिटीज है और मतलब बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। बच्चों के जो थे क्वेश्चंस जो थे यूनिटी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेके, मर्जर ऑफ जो स्टेट्स थे और सरदार पटेल साहब के जो काम थे, उन चीज़ों के बारे में भी उनके जो जिज्ञासाएं थी कि कैसे हुआ, पापा पूछ रहे थे, तो हमने बताया उनको कि इनके क्या योगदान रहे हमारे राष्ट्र के लिए। हम बच्चों को लेके आए थे इसको दिखाने के लिए, हमारा इतिहास हमारे बच्चे जाने। और जो यहाँ की सुविधा है लाजवाब, चाहे वो आपकी बस सेवा हो, सफाई हो या अंदर की फैसिलिटी हो, लाजवाब। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के सारे लोगों को एक बार यहाँ विजिट करनी चाहिए, इवन बाहर से भी। साल 2018 से अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 3.5 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स है
वेदर इतना हॉट नहीं है क्योंकि विंड डायरेक्शन बहुत अच्छी है, और बेबीज़ को लेके आए फिर भी बेबी केयर रूम है, सेंट्रली एसी है, और बहुत अच्छा किया है, एस्केलेटर्स हैं तो बच्चों के साथ भी इजी रहता है। बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इतनी हॉट वेदर है, समर सीजन है, लेकिन बहुत ऐसी एडजस्टमेंट किया है, ऐसा मतलब वेदर का पूरा विंड डायरेक्शन और सब बहुत बढ़िया है कि आपको लगे ही नहीं आप समर में आए हो। हमारा जो भी स्टाफ है वो बहुत ही बढ़िया है, सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री के पार है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों के लिए छतरी से लेकर पीने के ठंडे पानी तक की व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने विदेश जाने वाले पर्यटक भी अब गुजरात के एकता नगर आ रहे हैं। अभी जो वकेशंस चल रहे हैं बच्चों के, उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को बहुत अच्छा प्रतिभाव मिल रहा है। यहाँ जो अट्रैक्शंस डेवलप किए गए हैं, खास करके जंगल सफारी, पेटिंग जू, वैली ऑफ फ्लावर्स, आरोग्य वन, उसमें प्रवासियों ने खासी रुचि दिखाई है। लोग फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने यहाँ आ रहे हैं। जितने भी यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, खास करके इवन गाइडेड टूर्स वगैरह जो टूरिस्ट बसेस आ रही हैं, उनकी जो एक ये ट्रिप है वो सुखद रहे, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। खास करके जो हाई टेम्परेचर इस समय है, उसके लिए एसओयू तंत्र ने भी पूरी तैयारियां करी हैं। यहाँ पे जो सैलानी है भारत के कोने कोने से आए, अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। अभी जो गर्मी की सीजन है, इस सीजन के दौरान हजारों की संख्या में सैलानी देश भर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए हैं। यहाँ पे पंजाब हो, बिहार हो, हर कोने से लोग आए हैं और सबको यहाँ आके काफी अच्छा लग रहा है। और लोग का कहना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया में जो टूरिस्ट प्लेस है, साथ में यहाँ पे उनको बहुत सारी जानकारी जो बच्चों को भी सरदार पटेल के बारे में मिल रही है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक।